डॉक्टर वीना और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे थियरीज ऑफ इमोशन। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने व्हाट इज इमोशन, इमोशन क्या है और व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन, एक्सटर्नल चेंजेस एंड इंटरनल चेंजेस की हम लोग उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीवियस क्लासेस को आप जरूर से देख लें, व्हाट इज इमोशन एंड व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन। बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। एक्सटर्नल चेंजेस को तो हम विजुअली खुली आंखों से देख सकते हैं, पर इंटरनल चेंजेस के लिए वो खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उसके लिए आपको टेस्ट कराने होंगे। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं इमोशन के दौरान। पर इसके बेसिस पर हम लोगों ने ये भी समझा कि हमारे बिहेवियर में किसी भी तरह का स्टरअप सिचुएशन यानी कि एक उपद्रव की अवस्था जो होती है ना, वो ही इमोशन है। आज इस क्लास में थियरीज ऑफ इमोशन पर डिस्कस होगा, जिसकी सबसे पहली थियरी जो है वो जेम्स लांजे ने दी थी। संवेग की सबसे पहली थियरी ये है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और जेम्स और लांजे दोनों ने मिलकर इस सिद्धांत को दिया था। 1880 में विलियम जेम्स ने दिया था और कार्ल लांजे ने 1885 में दिया था। क्योंकि दोनों की विचारधारा एक ही थी, दोनों के जो फैक्ट के रिजल्ट जो आए थे वो भी सेम थे, इसलिए इसे विलियम जेम्स लांजे सिद्धांत इसे कहा जाता है। विलियम जेम्स ने 1880 में ये सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल व्हाट इज इमोशन में अपने विचारों को प्रस्तुत किया और 1880 ईस्वी में अपने सिद्धांत को दिया था। सिमिलर इन्हीं विचारधारा को मानने वाले डेनमार्क के रहने वाले कार्ल लांजे जो थे, उन्होंने भी सेम यही एक्सपेरिमेंट्स किए और सेम रिजल्ट्स पाए। और चूंकि दोनों की विचारधारा एक ही थी, इसीलिए 1885 में जब कार्ल लांजे ने अपने विचार दिए तो दोनों को मिलाकर इस थियोरी को जेम्स लांजे थियोरी ऑफ इमोशन कहा जाता है। जेम्स लांजे थ्योरी ऑफ इमोशन बेसिकली ये हमारे जो बॉडीली चेंजेस है उनके परसेप्शंस पर आधारित है। जब भी इमोशंस के दौरान जो बॉडीली चेंजेस होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, जिनको हम लोग पिछले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इन सारे बॉडीली चेंजेस का या जो बिहेवियर्स हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उनके परसेप्शन के आधार पर ही इमोशन डिपेंड करता है। यानी अगर बॉडीली चेंजेस का परसेप्शन हमारे कॉर्टेक्स द्वारा होता है तो फिर हम मानेंगे कि इमोशन हुआ, और अगर बॉडीली चेंजेस का अगर परसेप्शन नहीं होता है तो इमोशन नहीं हुआ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पहला, सबसे बड़ी बात तो ये है, हिस्टोरिकली ये सबसे पहला सिद्धांत है। हम ऐसा कह सकते हैं जैसे लर्निंग में थॉर्नडाइक का नाम आता है, कंडीशनिंग में पैवलोव का नाम आता है, तो उसी तरह से इमोशन के थियरी में सबसे पहला नाम आता है जेम्स लांजे के थियरी का। और ये थियरी बहुत ही महत्वपूर्ण थियरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो बहुत डीप एनालिसिस हम लोग करेंगे। बहुत छोटा क्लास है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास रहेगा। इसमें फिर फैक्टोरियल जो भी इसकी थियरी है उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो फिर क्लास शुरू करते हैं। अमेरिका में विलियम जेम्स ने संवेग के संबंध में औपचारिक रूप से स्टडीज किए और स्वचालित स्नायुमंडल के सहानुभूतिक भाग यानी सिंपैथेटिक डिविजन्स को संवेग का आधार माना। किसी संवेगात्मक उत्तेजना से यह भाग उत्तेजित होता है और व्यक्ति के शरीर में कई एक प्रकार के फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल चेंजेस लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस, जो कि हम लोग पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो क्लास लिए थे हम लोगों ने इमोशंस पर, उसमें बताया था कि इमोशन इज़ अ स्टरअप स्टेट, यानी कि इसमें फिजिकली इंटरनल और एक्सटर्नल कई एक चेंजेस होते हैं ना, तो वो चेंजेस होते हैं और तब इन बॉडीली चेंजेस का परसेप्शन व्यक्ति को होता है और उससे इमोशनल फीलिंग होती है। ये जेम्स लांजे का कहना था। उनके ये थॉट्स उनके आर्टिकल व्हाट इज़ इमोशन में पब्लिश हुआ और 1860 में उन्होंने इंडिविजुअल रूप से इसे एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल के रूप में प्रस्तुत किया। और सिमिलर थॉट्स और विचार डेनमार्क के कार्ल लांजे ने भी 1885 में थियरी ऑफ इमोशन दिए उन्होंने, और इसलिए इन दोनों को एक साथ मिलाकर जेम्स लांजे थियरी ऑफ इमोशन कहा जाता है। proposed independently by psychologist William James and
फिजियोलॉजिस्ट कार्ल लांजे, देखो क्या कहा गया, साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स और फिजियोलॉजिस्ट कार्ल लांजे, फिजियोलॉजिस्ट थे कार्ल लांजे और साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, दोनों ने मिलकर इस सिद्धांत को दिया। एंड जेम्स लांजे थियोरी ऑफ इमोशन सजेस्टेड दैट इमोशन अकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस टू इवेंट, किसी घटना के प्रति जो शारीरिक चेंजेस होते हैं ना, उनके प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन का ही रिजल्ट हमारा इमोशन है। In other words, this theory proposed that people have a physiological responses to environmental stimuli and that their interpretation of that physical response then result is an emotional experience. उन physical responses के result के रूप में हमें emotional experiences होते हैं। William James explained, my thesis on the contrary is that the bodily changes follow directly the perception of the existing fact and that are feeling of the same change as they occurs in the emotion. अब विलियम जेम्स क्या कहते हैं, उनका कहना था an event occurs, our body reacts and कार्ल लांजे then we feel emotion. इन दोनों का यही मानना था कि भाई जो बॉडीली चेंजेस होते हैं उनका परसेप्शन व्यक्ति को होता है और उसे इमोशनल फीलिंग होती है। तो इन दोनों ने मिलकर इस काम को नहीं किया था, अलग अलग ही किया था, लेकिन चूंकि सिमिलर थॉट्स थे, एक ने क्या किया था, विलियम जेम्स ने किया था 1860 में और सिमिलर थॉट्स और विचार डेनमार्क के कार्ल लांजे ने किया था 1885 में। इसलिए इस थियोरी को ही कहा जाता है जेम्स लांजे थियोरी। अब जो कॉमन सेंस ऑफ थियोरी क्या है, हमारा ये नॉर्मल सोचना क्या है कि हमें इमोशन या फीलिंग्स कैसे होते हैं, हम डर जाते हैं या हम खुश हो जाते हैं, क्यों? तो ये एक कॉमन सेंस ऑफ थियोरी इमोशन है ना। तो ये मानना है कि पहले इसे एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं, ठीक है। देखो हमारा ये मानना है, हम सोचते हैं कि पहले हम संवेदनाओं के बारे में जान रहे हैं, हमें पहले डर हो रहा है और तब हम भाग रहे हैं। एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। एक सांप को हम देखते हैं, डेडली स्नेक है ना, यहाँ एक सांप को देखते हैं, कोबरा स्नेक है, और हम डर जाते हैं और इसलिए हम भाग जाते हैं। हमारा ये मानना है कि सांप को हमने देखा, हम बहुत डर गए और इसलिए हम भाग गए। ये हमारा जनरल परसेप्शन है, कॉमन सेंस थियोरी ऑफ इमोशन यही है। दिस मीन्स अ स्टिमुलस, इन दिस केस स्टिमुलस क्या है इस केस में, स्नेक है, डेडली कोबरा स्नेक है। अ स्टिमुलस लीड्स टू एन इमोशन, इमोशन क्या हुआ, फियर हुआ हमारा, विच देन लीड्स टू बॉडीली अराउजल यानी रनिंग थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो यानी हमारा ये सिंपल फॉर्म में ये सोचना है कि साधारणतः हमारी ये धारणा है कि हम डर जाते हैं और इसलिए हम भाग जाते हैं। हम पहले डरते हैं और इसलिए हमारा हार्ट अटैक होता है या फिर हम भाग जाते हैं या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। ये हमारा कॉमन सेंस थियोरी ऑफ इमोशन है। पर जेम्स लांजे थियोरी क्या कहती है उसे एक बार समझना होगा। जेम्स लांजे थियोरी ऑफ इमोशन का द होल प्रोसेस जो है ना, इसे मैंने इस फिगर में समझाने की कोशिश की है। ये बहुत बेसिक फिगर है जो कि आपको जनरल साइकोलॉजी की बुक्स में आपको मिलेगी। मैंने इसको समझाने की आपको कोशिश की है। और कभी भी जेम्स लांजे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, थियोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये फिगर ज़रूर बनाएं, क्योंकि इस फिगर में बहुत कुछ है इस थियोरी से रिलेटेड। समझिए कि ये फिगर ही है पूरी थियोरी, इसको आप समझ लीजिएगा तो पूरी थियोरी आपको क्लियर हो जाएगी। जेम्स लांजे थियोरी के अकॉर्डिंग, आप ध्यान से आप देखिए इस फिगर को, जेम्स लांजे थियोरी के अकॉर्डिंग इमोशंस की अवस्था में घटनाओं का एक विशेष सीक्वेंस होता है। ओके, जो घटनाएं होती हैं ना वो एक सीक्वेंस में होती हैं, एक वन बाय वन स्टेज वाइज होती हैं और हमारे सेंस ऑर्गन्स को वो उत्तेजित करती हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, डेडली स्नेक था, एक कोबरा स्नेक था ना, तो वो हमारा एक स्टिमुलस हो गया, एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया, जिससे हमारे सेंस ऑर्गन, यानी हमने पहले के क्लासेस में क्या पढ़ा है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं, आई, नोज, टंग, ईयर, स्किन, ये सब हैं। तो ये हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, इनके थ्रू
हमने किस स्टिमुलस को देखा? उस स्नेक को देखा, हमने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उस स्नेक को देखा। तो अब क्या होगा? वहाँ से एक नर्व इम्पल्स पैदा होगी जो सेंसरी नर्व्स के द्वारा, आप इस फिगर को देखिए, सेंसरी नर्व्स के द्वारा उस रास्ते से होकर हमारे कॉर्टेक्स या बृहद मस्तिष्क में जाएगी। नंबर 1, मैंने नंबर 1 डाला है ना, नंबर 1 रास्ते के थ्रू सेंसरी नर्व्स इम्पल्स हमारे कॉर्टेक्स में जाएगी या हमारे मस्तिष्क में जाएगी, ठीक है। और तब उस व्यक्ति को उस संवेगात्मक उत्तेजना या स्टिमुलस या उस डेडली स्नैक का कॉग्निशन होगा या संज्ञान होगा। तो ये पहली अवस्था हो गई कि भाई कोई भी स्टिमुलस है वो हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारे बॉडी में हमने देखा और वहाँ से एक नर्व इम्पल्स, सेंसरी नर्व इम्पल्स हमारे बॉडी के से हमारे कॉर्टेक्स में जाती है ताकि उस स्टिमुलस का कॉग्निशन होता है, संज्ञान होता है। तो ये पहली अवस्था हो गई, यानी ज्ञानेंद्रियों से सूचना हमारे कॉर्टेक्स तक चली गई। ओके, किसके थ्रू गई? हमारे सेंसरी नर्व इम्पल्स के थ्रू गई, इसलिए यहाँ नंबर दिया गया है फर्स्ट। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेज, जब कॉर्टेक्स में संज्ञान होगा या कॉग्निशन होगा तब वहाँ से नर्व इम्पल्स मोटर नर्व्स यानी गतिवाही स्नायु द्वारा कॉर्टेक्स से निकलकर मार्ग 2 से होकर हमारी मसल्स, 2 जगह जाएगी, हमारी मसल्स मांसपेशियों में जाएगी तथा दूसरा कहाँ जाएगी? हमारे इंटरनल ग्लैंड्स या ग्रंथियों में जाएगी, जिससे कई बॉडीली चेंजेस होंगी या शारीरिक परिवर्तन होंगे। और थर्ड स्टेज में क्या होगा? इन बॉडीली चेंजेस की कॉन्शसनेस या चेतना होगी और इसी के साथ संवेगात्मक अनुभूति भी होगी। कब? जब इन बॉडीली चेंजेस की जो सेंसेशन है वो सेंसरी नर्व इम्पल्स यानी कि नंबर 4 द्वारा, सेंसरी नर्व्स द्वारा स्नायु प्रवाह मार्ग 3 और 4 से होकर फिर कॉर्टेक्स में पहुंचेगी और व्यक्ति को उन शारीरिक उपद्रवों या फिजिकल डिस्टर्बेंसेस का ज्ञान होगा और साथ ही साथ इमोशनल फीलिंग भी उसे होगी। अब आप समझ रहे हो बात को? 1 नंबर के द्वारा कहाँ गया? उस स्टिमुलस जो एक्सटर्नल स्टिमुलस था उसकी सूचना हमारे कॉर्टेक्स में गई। 2 नंबर के द्वारा कॉर्टेक्स से वो सूचनाएं हमारे मांसपेशियों और ग्रंथियों में गई और फिर उन ग्रंथियों के द्वारा फिर वो 3 और 4 नंबर के द्वारा हमारे कॉर्टेक्स में गई और जब उन शारीरिक उपद्रवों की जानकारी, परसेप्शन, कॉग्निशन हमारे मस्तिष्क में गई, हमारे कॉर्टेक्स में गई, तब फिर वहाँ से हमें सेंसेशन हुआ, इमोशनल फीलिंग हुई, है ना, और तब संवेगों की अनुभूति होगी। यही है होल एंड सोल हमारा जेम्स लांजे थियरी। अब जो एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था ना, उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। स्नेक वाला एग्जाम्पल, इस पूरे स्ट्रक्चर में हम उसे बैठाते हैं। Suppose that you are walking in a wood and you see a cobra snake. You begin to tremble and your heart begins to race. The James Lange theory proposes that you will interpret your physical, internal and external reaction and conclude that you are frightened. Okay? इसे समझिए। सबसे पहले आपने एक कोबरा स्नेक देखा, उसकी सूचना कहाँ गई? सेंसरी नर्व्स इम्पल्स द्वारा हमारे कॉर्टेक्स में गई। अब क्या होगा? वहाँ से एक मोटर नर्व इम्पल्स द्वारा हमारे बॉडी में जाएगी सूचनाएं, ताकि इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस होंगे। अब वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस किस तरह के होंगे? जैसे हमारे ग्लैंड्स का ओवर सिक्रेशन होना, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स का, या स्ट्रेस से हमारे कॉर्टिसोल का एक्सेस सिक्रेशन होना, क्योंकि स्नेक बाइट से चूँकि डेथ भी हो जाता है, और ऐसे भी डेथ हो ना हो, स्नेक पॉइजनस हो ना हो, है ना, नॉन वेनम भी स्नेक होते हैं, स्नेक जो होते हैं नॉन वेनम भी होते हैं और वेनम भी होते हैं, विषैले भी होते हैं और विषहीन भी होते हैं। लेकिन
व्यक्ति स्नेक को देखकर ऐसे ही डर जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, तो फिर इंटरनल जो सिक्रीशंस है वो होंगे, आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और इन सारे बॉडीली चेंजेस की सूचना हमारे कॉर्टेक्स को फिर से जाएगी मोटर नर्व्स के द्वारा, है ना, मोटर नर्व इम्पल्स के द्वारा हमारे कॉर्टेक्स को फिर जाएगी। और फिर क्या होगा, जब इन बॉडीली चेंजेस की सूचना, इनका परसेप्शन, इनका कॉग्निशन हमारे कॉर्टेक्स में जाएगा, तो फिर हमें उसका सेंसेशन होगा, हमें उससे डर लगेगा और हम भागेंगे, बहुत तेज़ी से भागेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्नेक बाइट से डेथ भी हो जाता है। आई थिंक वो क्लियर है। उस पिक्चर के अकॉर्डिंग मैंने इस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश की है। होल एंड सोल यही है आपका जेम्स लांजे थियरी। अब इसके कई एक क्रिटिसिज्म भी हैं, कई लोगों ने इसकी आलोचना की है कि भाई ये सिद्धांत उतना सही नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सम क्रिटिसिज्म ऑफ जेम्स लांजे थियरी, सिंपल सा है, इसको वन बाय वन मैं पढ़ देती हूँ, मैं समझा दे रही हूँ आपको, ठीक है। देखो, दो तीन जो क्रिटिसिज्म है वो है कि वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ थियरी वाज दैट नाइदर जेम्स नॉट लांजे बेस्ड देयर आइडियाज अपॉन एनीथिंग दैट रिमोटली रिजेंबल्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। इंस्टेड द थियरी वाज लार्जली एन रिजल्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड कोरिलेशनल रिसर्च। मतलब दोनों ने ही जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो कंट्रोल्ड सिचुएशन में किए हुए एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, बल्कि या तो इंट्रोस्पेक्शन पर बेस्ड थे या फिर कोरिलेशनल रिसर्च पर थे। और आप सभी को पता है इंट्रोस्पेक्शन होगा तो उसमें सब्जेक्टिविटी का दोष लगेगा, है ना, तो इसलिए इस तरह के इन लोगों के एक्सपेरिमेंट्स थे। Second criticism is both James and Lange did present some clinical findings to support their theory. For example, Lange cited one physician observed that blood flows to the skull increase when the patient was angry, which he interprets and supporting his ideas that a physical response to a stimuli led to the experience of emotion. According to both James and Lange, physiological responses should be necessary to truly experience emotion. उनके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है वो इमोशंस का मेन कारण है। However, researchers discovered that even those with muscle paralyzed and lack of sensation were able to still feel emotions such as joy, fear and anger. उनका ये मानना था कि फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, उनका परसेप्शन ही इमोशन है। पर ये पाया गया है कि भाई जो पार्शियली पैरालाइज्ड होते हैं ना, जैसे लकवाग्रस्त होते हैं, उनमें लैक ऑफ सेंसेशन होता है, तो उनमें तो फीलिंग या इमोशन होना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी उनमें जॉय, फियर, एंगर का इमोशन होता है। तो फिर यहाँ पर तो जेम्स लांजे थ्योरी फेल हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे क्रिटिसिज्म दिए गए हैं, पर जो मेन जो क्रिटिसिज्म किए गए थे वो थे आपको कैनन ने किया था। क्योंकि ये जो जेम्स लांजे थ्योरी था, इसके विरोध में कैनन बार्ड ने एक सिद्धांत दिया था, उन्होंने भी इमोशन का एक सिद्धांत दिया। कैनन का ये कहना था कि उन्होंने जेम्स लांजे सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि संवेग का केंद्र हाइपोथैलेमस है। बहुत सारी आलोचनाएं की गई हैं, पर द कैनन बार्ड थ्योरी, चूँकि इसकी जेम्स लांजे थ्योरी के बाद ही कैनन बार्ड थ्योरी ने भी दिया था, इमोशन का जो थ्योरी दिया वो कैनन बार्ड ने भी दिया था, तो उनका ये मानना था द कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन प्रपोज्ड इन द 1920s बाय वॉल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ड डायरेक्टली चैलेंज द जेम्स लांजे थ्योरी. Cannot the Bard's theory instead suggest that our physiological reactions such as crying and trembling are caused by our emotion? उन्होंने क्या किया था ना कि उन्होंने इसकी पूरी आलोचना की और कहा कि संवेग का जो केंद्र है वो सिर्फ शारीरिक परिवर्तन या कॉर्टेक्स नहीं है, संवेग का केंद्र हाइपोथैलेमस है, सहानुभूति की स्नायु नहीं है. उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया और बहुत ही कंट्रोल्ड सिचुएशन में उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि बिल्ली के हाइपोथैलेमस को अगर डिस्टर्ब करें या काट दे तो संवेगों का अनुभव रुक गया.
सेंसेशन रुक गया। दूसरी ओर केवल सहानुभूतिक स्नायु को काट देने पर, जिसकी चर्चा जेम्स लैंजे ने की थी कि सहानुभूतिक स्नायु को अगर काट दिया गया बिल्ली के, तो बिल्ली में संवेग का अनुभव पहले की तरह होता रहा। इससे साबित होता है कि संवेग का आधार सहानुभूतिक स्नायु नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे डॉक्टर डाना 1921 ने भी अध्ययन किया और ये बताया कि ये सिद्धांत गलत है। उन्होंने एक स्त्री पर अध्ययन किया कि घोड़े से गिर जाने के कारण उसका पैरालाइज्ड हो गई थी, सहानुभूतिक स्नायु नष्ट हो गया था, और इस तरह शारीरिक परिवर्तनों की सूचना जो है कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंच पा रही थी। यदि जेम्स लैंजे सिद्धांत सही होता तो उस स्त्री को किसी भी तरह के संवेग का अनुभव नहीं होता, मगर उसमें सभी प्रकार के इमोशंस का अनुभव हो रहा था। इस आधार पे भी पता चलता है कि जेम्स लैंजे सिद्धांत में कुछ गलतियां हैं। ठीक है, शेस्टर शिंगर ने भी इस सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संवेग की व्याख्या करने में ये सिद्धांत सफल नहीं है। उन्होंने अपने जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें एड्रेनलिन की सुई देकर शारीरिक उपद्रव उत्पन्न किया। प्रयोज्य से पूछा गया कि उसे किसी प्रकार का इमोशन का अनुभव हुआ है या नहीं। पता चला कि सब्जेक्ट को किसी भी प्रकार के इमोशन का अनुभव नहीं हुआ, जबकि उन्होंने क्या किया गया था, एड्रेनलिन की सुई देकर उनमें फिजिकल डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न किए गए थे, स्टरअप किया गया था, पर सब्जेक्ट को किसी प्रकार के संवेग का अनुभव नहीं हुआ। यदि शारीरिक उपद्रव ही संवेगात्मक अनुभूति का आधार होता तो उसे संवेग का अनुभव होना चाहिए था। अतः जेम्स लैंजे सिद्धांत का ये विश्वास गलत है कि संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार का आधार है। इस तरह मैरागन ने भी 1929 में अपने प्रयोजक को एपिनेफ्रिन की सुई दी थी, जिससे उसके शरीर में कई तरह के परिवर्तन हुए, पर किसी भी तरह का संवेग नहीं हुआ। इस तरह बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनकी क्रिटिसिज्म की है। तो पर ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत ही इसकी मेरे इसमें सारी खामियां हैं, कुछ अच्छाई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ जेम्स लैंजे थियोरी पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हालांकि हमने देखा कि इस सिद्धांत में कई एक दोष हैं, फिर भी इस सिद्धांत के कुछ गुण हैं जिनके कारण आज भी जीवित है और हमेशा ये सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंस रखेगा साइकोलॉजी के फील्ड में। पहला तो ये है, दिस इज़ द फर्स्ट थियरी इन द फील्ड ऑफ इमोशन एंड दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल इमोशनल थियरीज। जितनी भी इमोशन पर आधारित थियरीज दी गई हैं उनका बेस तो यही था। William James was the first psychologist who studied the systematic study of physical changes during emotion and the importance of sympathetic division and vasomotor disturbances. A deep analysis of relationship between physical changes and emotions and emphasizes on the autonomous nervous system. Okay, तो इस सिद्धांत के बहुत सारे गुण हैं। संवेग के क्षेत्र में ये पहला सिद्धांत है। सबसे पहली बात तो ये है, इस सिद्धांत ने संवेग के अनेक सिद्धांतों को जन्म दिया। अतः संवेग के क्षेत्र में विलियम जेम्स का वही स्थान है जो स्थान हेल्महोल्ट्ज का संवेदना के क्षेत्र में है या थॉर्नडाइक का लर्निंग के क्षेत्र में है। इस सिद्धांत का दूसरा महत्व ये है कि प्रत्येक संवेग की हालत में शारीरिक परिवर्तन होते ही होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। सुख होगा तो हंसेंगे, दुख होगा तो रोएंगे, डर होगा तो भागेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, है ना। क्रोध होगा तो भी चीखेंगे या सामान फेंकेंगे। विलियम जेम्स पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संवेग में शारीरिक परिवर्तनों के महत्व का एक सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन किया। शारीरिक उपद्रव या फिजिकल चेंजेस जो इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं, उनका शारीरिक परिवर्तन संवेगात्मक अनुभूति का आधार भले हो ना हो। इस पर तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो चुके हैं कि भाई शारीरिक परिवर्तन संवेगात्मक अनुभूति का आधार शायद ना हो, मगर दोनों के बीच गहरा संबंध तो है। संवेग और फिजिकल चेंजेस के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि हम सभी आज भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, उसमें ये पाया गया है कि ड्यूरिंग द स्ट्रेस व्यक्ति को हो रहा है तो कॉर्टिसोल का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो शारीरिक चेंजेस तो हो रहे हैं इमोशन के दौरान, है ना, जिससे इनकार तो किया ही नहीं जा सकता है। एड्रेनलिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन ये भी है कि जेम्स ने संवेग में स्वचालित स्नायुमंडल और खासकर सहानुभूतिक स्नायुमंडल के महत्व पर बहुत बल दिया है। आज भी संवेग में जेम्स के इस विचार को फीडबैक प्रोसेस के रूप में स्वीकार किया जाता है। लिंडस्ले 1951 ने भी
फीडबैक प्रोसेस के लिए हाइपोथैलेमस के साथ साथ सहानुभूतिक मंडल के महत्व को स्वीकार किया है। इसलिए साइकोलॉजी के फील्ड में मतलब कि जैसे पहला सिद्धांत जो संवेग का था वो जेम्स एंड लांजे का सिद्धांत था। इन दोनों ने मिलकर संवेग की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा, एक माइलस्टोन उस फील्ड में उन्होंने किया, जिसके बेस पर फिर आगे और भी तरक्की होता रहा और भी नए नए सिद्धांत बनते रहे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जेम्स लांजे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको उस फिगर को ज़रूर देना है जो फिगर मैंने आपको बताया। उस फिगर में बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से समझाया गया है कि किस प्रकार से कैसे आप इमोशन को वन बाय वन समझते हो। और ये फिगर रहेगा तो आपको भी क्लियर होगा थ्योरी को समझने में, इसलिए ये फिगर ज़रूर दीजिए। मेन जो उसका सिद्धांत है उसे आप दीजिए। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको सब्जेक्टिव आते हैं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, या फिर पिछले क्लासेस जो हम लोगों ने किए हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर कोई आपका सजेशन है, कुछ अगर आप चेंजेस चाहते हो क्लास में, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड बाय। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।